बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अड्डा की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको पेपर 2 इकोनोमेटिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन के मुतालिक आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ये चैप्टर 1 से ताल्लुक़ है इसका, द नेचर ऑफ इकोनोमेटिक्स। ये चैप्टर 1 है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वो है मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स। इकोनोमेटिक्स में कैसे आप इसको यूज़ करते हैं, इसके स्टेप्स कौन से हैं, ये डिस्कस किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल नहीं है और ये क्वेश्चन इसकी आगे एप्लीकेशन भी नहीं है। बस ये क्वेश्चन इधर ही है और इधर ही ख़त्म हो जाता है। इससे मुराद ये है कि मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स को आप तैयार करेंगे और ये इसका यही आंसर होगा। ये आगे किधर यूज़ नहीं हो रहा, इतना सिर्फ यूज़ हो रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है। बाकी ये क्वेश्चन उस तरह बाकी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन थ्योरी के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, हाउ डज इकोनोमेटिक्स प्रोसीड इन देयर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनोमेटिक्स कैसे अमल करता है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे लेकर चलता है, एनालिसिस कैसे करता है, तज्जिया कैसे करता है। इकोनोमेटिक्स जो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स पेश आते हैं उनका तज्जिया कैसे करता है, इसको मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स कहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ देयर मेथडोलॉजी, उसकी मेथडोलॉजी क्या है प्रॉब्लम्स को जायज़ा लेने की। देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनोमेट्रिक मेथडोलॉजी बट वी प्रेजेंट हेयर द ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने मेथड वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन जो क्लासिकल मेथडोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, उसी को पेश किया जाता है। द फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट अबाउट मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स। तो नीचे जो है इसके अहम पॉइंट हैं, ये 8 पॉइंट हैं। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, obtaining the data, estimation of the parameters, hypothesis testing, forecasting or prediction, using the model for control or policy purpose। अब ये 8 पॉइंट जो हैं ये आपने याद करने हैं, तरतीब से ही हैं। जो आपको इकोनोमेटिक्स की बुक बताई है उसके अंदर शॉर्ट पॉइंट हैं, थोड़े उसके अंदर पॉइंट हैं, लेकिन उसको मर्ज करके पेश किया गया। उसको डिटेल में बयान करें तो ये 8 पॉइंट आते हैं। थोड़ी सी तफसील मैं इनकी बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस, तो इकोनोमेटिक्स के अंदर सबसे पहले कोई भी थ्योरी को डिस्कस किया जाता है, कोई भी हाइपोथेसिस को डिस्कस किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ हैं, केन्स की थ्योरी है, क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल की थ्योरीज़ हैं, मार्शल की थ्योरीज़ हैं, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरीज़ हैं।
तो इन थ्योरीज़ को कोई भी इकनॉमिक्स की थ्योरी हो उसको पेश करना होता है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है कि वो क्या कह रहा है। दूसरे नंबर पर स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। जो आप थ्योरी को लेते हैं, पहले स्टेप में कोई भी थ्योरी लेते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर पेश करना होता है। मार्शल की थ्योरी लेंगे कोई, उसको पेश करना है मैथ। केन्स की थ्योरी लेंगे, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। मैं आपको केन्स की थ्योरी के मुतालिक बताऊंगा। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे होती है, केन्स क्या कहता है अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, तो इसकी थ्योरी मैं आपको पेश करूंगा कंजम्पशन फंक्शन की। तो कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी है, क्या कह रहा है केन्स, और फिर इसको दूसरे स्टेप के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। तीसरा नंबर है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब ये चीज़ आपके लिए नई चीज़ें बीच में आ रही होती हैं, तो ये उस थ्योरी को स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं या इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर इसको कैसे पेश किया जाता है, दोनों में फ़र्क पता चलेगा। फिर इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल पेश होगी, ऑब्टेनिंग द डेटा। एक टेबल पेश किया जाएगा जो इस थ्योरी को एनालिसिस करेगा कि ये जो केन ने थ्योरी पेश की है वाकई वो सही है या नहीं है। जो थ्योरी पेश करते हैं उसी तरह का एक डेटा दिया गया होता है टेबल की शक्ल में। और फिर 5वें नंबर पर है एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स। वो जो डेटा टेबल की सूरत में दिया गया होगा कंजम्पशन और इनकम का, उस पर स्टैटिस्टिक के रूल्स लगाकर आप उनके पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जिस तरह लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है तो दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो तो ए और बी दो पैरामीटर्स हैं। इधर जो है आपका इकोनोमेट्रिक्स के अंदर बीटा नॉट और बीटा 1 होते हैं, ज़्यादातर ये पैरामीटर्स होते हैं। y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, या आप कंजम्पशन फंक्शन के अंदर एक इक्वेशन पढ़ते थे c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। तो सी नॉट और सी जो है, छोटा सी जो है, ये दोनों पैरामीटर्स हैं। इनकी वैल्यू कैसे मालूम की जाती है ये आपको बताया जाएगा और इनका क्या काम है। फिर उसके बाद 6ठा नंबर जो आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके में आपको टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। कभी टी टेस्ट यूज़ होता है, कभी एफ टेस्ट होता है, काई स्केयर होता है, जी टेस्ट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं। तो ये कौन सा टेस्ट किस जगह एप्लीकेबल होता है, ये वेरिएंस के ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएंस नोन है, अननोन है, वैल्यूज़ लेस दैन 30 हैं, ग्रेटर दैन 30 हैं। ये आपने फ़िलहाल ये पॉइंट याद रखने हैं और इसी को एक्सप्लेन करना है। बाकी जो टेस्टिंग होगी ये आपको चैप्टर 2 के अंदर आएगी कि मुख्तलिफ़ टेस्ट होंगे। उसमें दो ही ज़्यादातर होते हैं, एक टी टेस्ट होता है और एक एफ टेस्ट होता है। टी टेस्ट उधर चलता है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है, और मल्टीपल रिग्रेशन हो तो फिर एफ टेस्ट आपका लगता है। टेस्ट से जो रिज़ल्ट आते हैं वो 7 नंबर पर उनकी फोरकास्टिंग की जाती है और प्रिडिक्शन, फ्यूचर के मुतालिक बताया जाता है कि हमारा ये रिज़ल्ट है और इसी को देखकर हम फ्यूचर के बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कंजम्पशन के और इनकम का रिलेशन हो, इनकम इंक्रीज़ कर रही हो, कंजम्पशन भी कर रही हो और डेटा भी लेकर और टेस्ट भी करके रिज़ल्ट अगर उसका ऐसा आ रहा है तो हम इसको फ्यूचर में भी कह सकते हैं कि आइंदा भी इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी।
और उसमें 8वां नंबर है यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। अब 7 नंबर पर जो हमें प्रिडिक्शन मिलेगी कि फ्यूचर में इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन, इसके लिए हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पहली पॉलिसी बना के रख लेंगे कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, तो अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो क्या करें। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन ना बढ़े, या इनकम कम कर दें, या कोई ऐसी चीज़ें लाएं जिसकी वजह से कंजम्पशन लोगों की कम हो, या और पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं। टू एक्सप्लेन द अबव स्टेप्स लेट अस कंसिडर द वेल नोन केनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जो मैंने आपको बताई। ये नंबर 1 को एक्सप्लेन किया गया। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस, जो पहला नंबर था, छोटा सा पैराग्राफ है, बड़ा इजी पैराग्राफ है। केन्स सेज अबाउट फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजी, मैन ब्रैकेट वोमेन ब्रैकेट क्लोज आर डिस्पोज एज ए रूल एंड ऑन एवरेज comma to increase their consumption as the income increases, but not as much as the increase in their income, inverted comma close। तो केन्स का एक साइकी लॉ है, बड़ा साइको लॉ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट, आपने मैक्रो में पढ़ा हुआ है कि मैन वो मैन कोई भी हो, डिस्पोज ए रूल एंड ऑन एवरेज, एक रूल उसका बना हुआ है, और या एवरेज उसकी ऐसे होती है कि उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज द इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीज होती है अगर उसकी इनकम इंक्रीज करे, बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन देयर इनकम, लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरह इनकम इंक्रीज होती है। मुराद ये है इस सारी चीज़ों का, इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन उस तरह इंक्रीज नहीं होती जिस रफ्तार से इनकम इंक्रीज। मिसाल के तौर पर इनकम अगर 100% इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन 100% इंक्रीज़ नहीं होगी, हो सकता है 70% इंक्रीज़ करे, 80%। इसी तरीके से इनकम अगर 50% इंक्रीज़ करती है तो लाजमी नहीं है कि कंजम्पशन 50% इंक्रीज़ करे। कंजम्पशन जो है ज़्यादातर एवरेज ऐसी होती है कि 50% से कम इंक्रीज़ होगी, 30% हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और इसी के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर इनकम डिक्रीज़ करे तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरीके से इनकम डिक्रीज़ करती है। इनकम अगर 100% डिक्रीज़ करे तो कंजम्पशन 100% नहीं होती, बल्कि कुछ इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि इनकम की डिक्रीज़ करने से कंजम्पशन डिक्रीज़ ही नहीं होती, बिकॉज वो जिस माहौल का आदी हो चुका होता है, कंजम्पशन जिसका आदी हो चुका होता है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहता, वो उसी के ज़ेरे असर रहना चाहता है। वक्त के साथ साथ कंजम्पशन जो है फाल करती है, लेकिन शुरू में नहीं करती। ये जो थ्योरी बयान की, ये स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और हाइपोथेसिस, इसको शॉर्टकट बयान किया गया। इन शॉर्ट, नीचे लिखा हुआ है इन शॉर्ट कॉमा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन MPC इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1। तो इसकी जो स्टेटमेंट है कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम, इसका आंसर। और MPC क्या होता है, वेयर MPC डेल्टा C और डेल्टा Y और DC और DY। MPC
डेल्टा सी और डेल्टा आई टेबल से आप करें तो सी में जो चेंज आती है, पहली जो दो कंसेक्टिव चेंज आती है और इनकम में उसी की जो चेंज आती है डिवाइड करें तो आंसर आएगा। ये आंसर 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा। फिर उसी टेबल में अगली दो वैल्यूज़ लेकर उनमें कंजम्पशन में चेंज बताएं तो ऊपर आप लिखेंगे, इनकम में चेंज बताएं तो नीचे आप लिखेंगे, और इसका भी आंसर 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। और दूसरे जो लिखा हुआ है DC और DY, इसकी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन हो तो डेरिवेटिव जो लेते हैं कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो वो उसका आंसर होता है और वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, लाइक 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अगर MPC आपका डेल्टा C और डेल्टा Y 0.7 आता है तो आप देख लें 0 से बड़ा है और 1 से कम है, और ये 0.7, मैं एक मिसाल देता हूँ, ऊपर जो है डेल्टा C 70 था और नीचे 100 था, तो 70 को 100 पर डिवाइड करें तो 0.7 आता है। इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये जो नंबर 1 है ये सिर्फ स्टेटमेंट की थ्योरी बयान की गई है, इसको मैक्रो के अंदर भी आपकी यूज़ होती है और इधर भी यूज़ होगी। बाकी जो पॉइंट हैं वो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है इसके कुछ हिस्से जो हैं थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब आप इसको कंप्लीट अपने रजिस्टर पर लिखें तो मेरा ख्याल है कि 3, 4, 5 सफ़े बनेंगे। तो जिन 4-5 सफ़ों के 4 या 5 पेजेस के 5 पेजेस के बाद ये ख़त्म हो जाएगी सारी थ्योरी। स्टेटमेंट छोटा सा टॉपिक था, मैथमेटिकल फॉर्म भी छोटा सा होगा, फिर आगे जो है ऑब्टेनिंग डेटा टेबल दिया गया होगा, फिर उसकी वैल्यू पैरामीटर्स की पहले से मालूम की हुई लिखी होगी, आपने मालूम नहीं है, जैसे ही ये नोट्स बने हैं वैसे ही आपने तैयार करना है। और आखिरी जो 2 हैं वो छोटे छोटे से हैं, वो इतने ही पैराग्राफ हैं जितने अभी आपने 1 नंबर में। दरमियान में किसी के 4 पेजेस हैं, किसी के 5 पेजेस हैं, बस इतना ही है इस स्लाइड के मुताबिक। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में आपको पॉइंट 2 बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ थ्योरी। ये जो स्टेटमेंट आपने नंबर 1 में पढ़ी है इसको मैथमेटिकली कैसे बयान करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।